So, very good morning, very good afternoon, student. Today we will continue our topic, which is the hydraulic force, which is in a vertical plane submerged, vertical plane surface submerged in a liquid. आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो मेरा पिछला क्लास था, वो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किस तरीके से काम करता है और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग समझे थे। तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को डिटरमाइन करेंगे। कब डिटरमाइन करेंगे? जब मेरा वर्टिकल प्लेन सरफेस, देखो लिखा हुआ है वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड, राइट। ये जो वर्टिकल प्लेन सरफेस जब कोई लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में रहेगा, तो मैं उसके लिए ड्राइंग यहाँ पे दिखाया हूँ कि मेरा यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी शेप था। मैं पिछला क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पिछला क्लास का थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्या क्या मैंने बोला था। कि मैंने यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट मैंने शो किया। वो आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट मतलब आर्बिट्रेरी शेप, दैट कैन बी एनी शेप इन दिस यूनिवर्स, बट दैट इज नॉट द फिक्स्ड टाइप ऑफ शेप। तो आर्बिट्रेरी एक शेप यहाँ पे है। तो ये जो आर्बिट्रेरी शेप का जो ऑब्जेक्ट है, ये आर्बिट्रेरी शेप का ऑब्जेक्ट का मैं एरिया को कैसे डिफाइन करूंगा, ये जानने के लिए मैंने पिछला क्लास में एक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल दिया था, जहां पे तुम लोग मुझे बताए थे कि डिफरेंशिएशन मतलब है कि एक बड़ा आइटम को छोटा-छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, और इंटीग्रेशन का मतलब है वही छोटा-छोटा सारे छोटे-छोटे आइटम का पार्ट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो उसी के कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम लोग ये समझे थे पिछला क्लास में कि मैं ये आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट का एरिया को कैसे डिफाइन कर पाऊंगा, कि आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक स्ट्रिप डिफाइन करूंगा। ध्यान देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक स्ट्रिप डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रिप डिफाइन अगर मैं जो किया हो, अगर ये स्ट्रिप का अगर अप्रोक्सीमेटली जो देखने में लग रहा है कि ये स्ट्रिप एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो अगर मैं आर्बिट्रेरी शेप का इस स्ट्रिप शेप के अंदर जो स्ट्रिप को मैंने कंसीडर किया हो, वो स्ट्रिप का अगर मैं एरिया को अगर मैं डिफाइन कर पाता हूं, तो वो एरिया को डिफाइन करने के बाद उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, होल एरिया को अगर इंटीग्रेट करता हूं, तो यहाँ पे मुझे पूरा एरिया का, पूरा आर्बिट्रेरी शेप का ऑब्जेक्ट का मुझे एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा पिछला क्लास का रिपीट पोर्शन, जहां पे मैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये देखा था। और आज मैं शुरू कर रहा हूँ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करूंगा फॉर व्हाट, फॉर व्हेन द वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So here you can see that here is an arbitrary object. We are considering a one single strip, okay, and we are considering one single strip जिसका जो width है वो width है b, जिसका width है small b, और वही strip का जो height है, वो strip का जो height है that is my dh। ध्यान देना, that is my dh, ओके। ये मेरा आर्बिट्रेरी स्ट्रिप का width है और ये मेरा आर्बिट्रेरी स्ट्रिप का हाइट है dh। ये आर्बिट्रेरी शेप ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो g यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। देखो यहाँ पे g लिखा हुआ है, यहाँ पे g लिखा हुआ है जो आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और ये जो मेरा p पॉइंट है, ये p पॉइंट में टोटल प्रेशर फोर्स एक्टिंग हो रहा है। ये P पॉइंट में मेरा टोटल प्रेशर फोर्स एक्टिंग हो रहा है। तो जब भी मुझे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन करने बोला जाता है, तो मुझे दो चीज डिफाइन करना पड़ता है। एक है मेरा टोटल प्रेशर फोर्स, जिसको हम लोग बेसिकली टोटल प्रेशर बोलते हैं, बट ये टोटल प्रेशर फोर्स ये डिफाइन करना पड़ता है। और एक है मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर डिफाइन करना पड़ता है, सेंटर ऑफ प्रेशर डिफाइन करना पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर? सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब एक स्टार। देखो यहाँ पे ये जो आर्बिट्रेरी शेप ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है g, राइट, ये g मेरा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मैं डार्क लाइन में यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। तो ये जो डार्क लाइन में मैंने ड्रॉ किया हूँ, वहां से लेकर ये g सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, इसका हाइट का डिस्टेंस कितना है? दैट इज माय h बार, ओके। एंड जहां पे मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट, सेंटर ऑफ प्रेशर जहां पे मेरा टोटल प्रेशर फोर्स एक्टिंग हो रहा है, क्योंकि अगर मैं अगर कोई बॉडी का वेट को अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, मान लो ये मेरा बॉडी है,
राइट। तो इसका मैं मुझे अगर वेट को डिफाइन करना है, वेट को अगर दिखाना है, तो मैं कहां से दिखाता हूं? मैं हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट को दिखाता हूं। इसका मतलब क्या ये है कि ये जो वेट सिर्फ यही पॉइंट से एक्टिंग हो रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। अगर मैं बॉडी को इस तरीके से दिखाता हूं और जहां पे मैं दिखाता हूं कि इसका जो वेट है वो वेट एक सिंगल पॉइंट से एक्टिंग है, तो इसका मतलब क्या ये है कि इस बॉडी का जो वेट है वो सिर्फ यहीं पे काम कर रहा है, बाकी यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, यहाँ से नहीं काम कर रहा है? क्या है ये वेट को हम लोग क्यों यहाँ पे दिखाते हैं? क्वेश्चन मेरा ये है। एनीवन आंसर? एनीवन प्लीज आंसर। शिवम, देवाशीष, रंजीत, शुभजीत, विजय, एनीवन आंसर? इसका आंसर क्या है कि हम लोग हमेशा बॉडी का वेट को ऐसे, बोलो बोलो सर, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी का वेट नीचे लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी का वेट नीचे की तरफ एक्टिंग करता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी का वेट जब नीचे की तरफ एक्टिंग करता है, तो हम, मेरा क्वेश्चन है कि मैं सिंगल लाइन से क्यों दिखाता हूं? मेरा क्वेश्चन है मैं सिंगल लाइन से क्यों दिखाता हूं? मैं तो यहां से भी दिखा सकता था ना, मैं तो ऐसे भी दिखा सकता, ये वेट है, दिखा सकता हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। बोलो 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 बोलो, क्या बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? ओके, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो रीजन ये है कि जब ये बॉडी का मैंने पोर्शन ड्राइंग किया हो, तो इस पार्ट का, इस हर एक पोर्शन का, क्योंकि ये तो बहुत सारा मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स के अंदर बिलोंग करता है, तो हर मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स के लिए नीचे की तरफ काम करेगा, राइट। ऐसा हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए नीचे की तरफ काम करेगा। तो मैं मुझे अगर कहीं पे जब दिखाना है तो मैं इस तरीके से दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि वी डोंट नो दैट कि इस पोर्शन के अंदर, ये पोर्शन के अंदर कितना मॉलिक्यूल है, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल होगा हर एक मॉलिक्यूल के लिए ऐसे एरो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक रिजल्ट, सारा मॉलिक्यूल्स का जो ये राइट डाउनवर्ड्स जो डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ खींच रहा है, वो सारे को एक रिजल्टेंट में कन्वर्ट करता हूं, और वो रिजल्टेंट मेरा कहां से एक्टिंग होता है? वो रिजल्टेंट मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब मेरा टोटल प्रेशर इस आर्बिट्ररी शेप का ऑब्जेक्ट के ऊपर, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहां पे एक्टिंग कर रहा है, वो मुझे अगर सेंटर में दिखाना है तो मुझे दिखाना है ये जी में काम कर रहा है। और जो सेंटर ऑफ प्रेशर, देखो टोटल सेंटर मतलब जब मेरा कोई फ्लूइड, कोई ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड के अंदर में सबमर्ज कर दिया हो, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स ऑलवेज अप्लाई होगा। लेकिन वेरियस, इस आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के अंदर वेरियस मॉलिक्यूल्स है, तो वेरियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर टोटल प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा। तो उसका सेंटर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग ये पॉइंट को डिफाइन करते हैं, व्हिच इज माय P, राइट। और ये मेरा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसको हम लोग H स्टार से डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग H स्टार से डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स for the when the vertical planes are submerged in liquid, so I have to determine the total pressure force value, which is capital F, total pressure force value, and the center of pressure, which is H star. Now I will show how I will determine the value, or how the derivation will derive. Okay, so first of all, what is the meaning of capital A? What is the meaning of capital A? Capital A is equal to total area of the surface. Capital A is equal to total area of the surface. क्लास करने के टाइम पे अगर कोई भी डाउट होता है तो तुरंत मुझे पूछ, ठीक है, अनम्यूट करके पूछ लेना। Total area of the surface, right? Okay, so capital A मतलब total area of the surface. Which surface? This arbitrary shape. This arbitrary shape. आर्बिट्ररी शेप, इसका होल एरिया को हम लोग किससे डिफाइन कर रहे हैं? कैपिटल ए से डिफाइन कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच बार? दिस इज एच बार, देखो एच, इसके ऊपर एक हाइफन, दिस इज कॉल्ड, हम लोग एच बार बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच बार? एच बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सीजी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हिच सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इस आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो। सो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया
from the free surface of liquid, from the free surface of liquid, free surface of liquid. ठीक है? So distance of Cg of the area from the free surface of liquid. Now what is H star? H star मतलब so उसके पहले P, उसके पहले P, क्योंकि यहाँ पे P बोलकर भी एक पॉइंट दिया हुआ है. देखो यहाँ पे P बोलकर एक पॉइंट दिया हुआ है. So what is P? P for center of pressure. P for center of pressure. Now what is H star? H star is distance of center of pressure. H star is distance of Cp लिख रहा हूँ. हाँ, Cg जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी Cg लिखा हूँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर को मैं Cp लिख रहा हूँ. डिस्टेंस ऑफ Cp from the free surface of liquid, from the free surface of liquid, from the free surface of liquid. तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया what is the meaning of H bar, what is the meaning of H star, what is the meaning of A, what is the meaning of P. Okay, so now what is the DH? What is the DH? DH is equal to small height of streak. Streak, ये स्ट्रीप क्या है? जो मैंने आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक स्ट्रीप को कंसीडर किया हो, एक सर्टेन पोर्शन को मैं कंसीडर किया हो, उसका हाइट क्या है? उसका हाइट है DH. What is the meaning of B? B equals to width of the arbitrary object. Width of the arbitrary object. Width of the arbitrary object. This is my B. Where is the B? B is here. So B is called the width of the arbitrary object, or we can write that B is equal to width of the arbitrary object or width of the strip. क्योंकि यहाँ पे जो arbitrary object का width है वही मेरा arbitrary object का strip माने strip का width है. देखो यहाँ पे जो dotted line में मैंने जो width दिखाया वो मेरा ये arbitrary object का width है प्लस और या तो हम लोग बोल सकते हैं जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिप कंसीडर किया हो वो स्ट्रिप का मेरा width है B. B is equal to width of the arbitrary object which is called strip. Okay. So now the total pressure on the surface जो मुझे निकालना है, मुझे पहले क्या निकालना है? मुझे पहले ये निकालना है, टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है. तो the total pressure force on the surface कैसे निकालेंगे? We will determine by dividing the entire surface into a number of small parallel strips. हम लोग ये टोटल प्रेशर फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं ये जो मेरा आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट को अगर मैं वेरियस नंबर्स ऑफ पैरेलल स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग द एंटायर सरफेस, द होल एंटायर सरफेस, मींस आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट का होल एंटायर सरफेस को अगर पैरेलल वेरियस नंबर ऑफ स्ट्रिप में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो द फोर्स ऑन द स्मॉल स्ट्रिप, अगर मान लो इसको अगर मैं 5 को स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 1 2 3 4 5, तो मैं 5 को स्ट्रिप इस तरीके से मैंने इसको 5 को स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पूरा आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो द टोटल प्रेशर फोर्स और द फोर्स ऑन द स्मॉल स्ट्रिप इज देन कैलकुलेटेड and the total pressure force on the whole area is calculated by integrating the force on small strip. मतलब अगर मैंने इस पूरा आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट शेप को वेरियस नंबर ऑफ स्ट्रिप में अगर डिफाइन कर दिया, तो इस कोई भी एक सिंगल स्ट्रिप के ऊपर अगर मैं एक प्रेशर फोर्स को अगर मैं डिफाइन कर पाता हूँ, TPF टोटल प्रेशर फोर्स, अगर एक स्ट्रिप का अगर टोटल प्रेशर फोर्स अगर मैं निकाल पाता हूँ, राइट, और अगर एक स्ट्रिप का अगर मैं एरिया स्मॉल ए अगर मैं निकाल पाता हूँ, तो इसको इंटीग्रेट करके टोटल प्रेशर फोर्स को इंटीग्रेट करके टोटल सिंगल एरिया को इंटीग्रेट करके मुझे पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा है और पूरा ऑब्जेक्ट का होल एरिया का वैल्यू क्या है वो मैं निकाल पाऊंगा. क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन में क्या होता है कि छोटा छोटा पार्ट का चीज को अगर हम लोग एडिशन करते तो वो दैट इज इंटीग्रेशन. तो अगर एक स्ट्रिप का टोटल प्रेशर फोर्स अगर मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं उसको इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे होल स्ट्रिप का प्रेशर फोर्स मुझे पता चलेगा. और अगर इस स्ट्रिप छोटा सा स्ट्रिप का अगर एरिया स्मॉल एरिया अगर मुझे पता चल जाता है, तो DA अगर मुझे पता चलता है
तो उसको अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे होल एरिया मिलेगा. सो नाउ आई विल शो यू दैट हाउ वी विल कंटिन्यू दिस डेरिवेशन. ओके, तो ये मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ ये पार्ट को. So now consider a strip of thickness dh. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट को मैंने वेरियस स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ. इसमें से मैं ये एक स्ट्रिप जो मेरा यहाँ पे मैंने शो किया हूँ, इस स्ट्रिप के बारे में मैं काम इस स्ट्रिप के ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि मेरा टोटल जो प्रेशर फोर्स है और जो टोटल एरिया है वो मेरा निकल जाए. ठीक है, सो मैं कैसे कर रहा हूँ देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर, क्या कर रहा हूँ, कंसीडर अ स्मॉल स्ट्रिप. Consider a small strip of thickness कितना है, ये स्ट्रिप का थिकनेस है, ये स्ट्रिप का थिकनेस है, थिकनेस या इसको मैंने हाइट बोला हूं dh मतलब, राइट, जो यहाँ पे मैंने लिखा था. तो थिकनेस इज dh, राइट. कंसीडर स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dh एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द width. width का वैल्यू क्या होगा, कोई मुझे बताओगे? width का वैल्यू क्या होगा, कोई मुझे बताओगे? b, small b. Okay, small b. Small b. Okay. Consider a small strip which जिसका thickness है dh and उसका width है क्या? width है b. Okay. At a depth of h, कितना डेप्थ में है? कितना डेप्थ में है वो? ये जो मेरा स्ट्रिप, ये स्ट्रिप का टॉप पॉइंट है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक वो कितना हाइट में? कितना हाइट में? ये क्या है? h. तो डेप्थ ऑफ हाइट कितना है इसका? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से डेप्थ ऑफ हाइट है h. तो मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर किया जिसका थिकनेस है dh, जिसका विड्थ है b और उसका हाइट है, डेप्थ ऑफ हाइट है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड व्हिच इज स्मॉल h. सो व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्ट्रिप? व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्ट्रिप? क्या होगा स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर? क्या होगा, कोई बताओगे? p स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर क्या होगा? स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, P इज इक्वल टू रो जी एच, ये याद है? P इज इक्वल टू रो जी एच, याद है कि नहीं? Yes sir. So Yes sir. P is equal to rho gh. So P pressure on the strip equals to P equals to rho gh. P is equal to rho gh. हो गया. स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर क्या है? rho g. Why? What is the? How we can get the h? We can get the h from here because the height of the strip is from free liquid surface is कितना हाइट में? h हाइट में. तो ये h हाइट है, तो इसके लिए इस स्ट्रिप के ऊपर फ्लूइड के द्वारा, यहाँ पे फ्लूइड है ना, लिक्विड है, मैंने यहाँ पे लिक्विड ड्रॉ किया हो, तो ये लिक्विड के द्वारा ये स्ट्रिप के ऊपर कितना प्रेशर डिफाइंड हो रहा है, दैट इज P इक्वल्स टू रो जी एच. ठीक है, अगर प्रेशर मुझे निकल गया, देखो टर्म्स देख के तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और समझने में सुविधा होगा. एरिया ऑन द स्ट्रिप कितना होगा? अगर प्रेशर निकल गया तो एरिया ऑन द स्ट्रिप कितना होगा? ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अगर मुझे एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया को अगर मुझे डिफाइन करने बोला जाए तो मैं लिख रहा हूं डीए क्यू. इसको मैं डीए क्यू लिख रहा हूं. एनीवन आंसर प्लीज? इसको मैं डीए क्यू लिख रहा हूं. लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ, बट इसको मैं डीए क्यू लिख रहा हूं. ये जो एरिया ऑन द स्ट्रिप इक्वल्स टू डीए लिख रहा हूं. डीए से इसको डिनोट कर रहा हूं. स्मॉल एरिया, डेल्टा एरिया. Thank you. Small area. Area on the strip equals to dA. So dA equals to what? dA equals to क्या होगा? मुझे कोई बताओ. इस स्ट्रिप का मैं एरिया निकालूंगा. इसका एरिया क्या होगा? dA equals to dh into b. dH into b. और इसको लिख सकता हूँ d into dH. Right? So इसका एरिया b into dH. Why b into dH? Because it looks like a rectangular shape. It looks like a rectangular shape. अगर हम लोग तुम्हारे नजर हिस्ट्री तुम लोग देखोगे तो ये देखने में रेक्टेंगुलर शेप जैसा लग रहा है. तो इसका जो एरिया है लेंथ इनटू विड्थ, सॉरी थिकनेस इनटू विड्थ. तो मैंने क्या किया? b इनटू dh. ठीक है, तो एरिया मुझे मिल गया. अब मैं लिख रहा हूं टोटल फोर्स. मैंने क्या बोला था कि मैं इस एक स्ट्रिप का एक एरिया निकालूंगा, एक स्ट्रिप के ऊपर फोर्स निकालूंगा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे होल आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना प्रेशर फोर्स मेरा अप्लाई हो रहा है वो मुझे मिल जाएगा. तो टोटल फोर्स इक्वल्स टू व्हाट?
टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रीट, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रीट क्या होगा? टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रीट, इसको मैं डीएफ क्यों लिख रहा हूं? अब मुझे बताओ इसको मैं डीएफ क्यों लिख रहा हूं? टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रीट डीएफ में क्यों लिख रहा हूं? आंसर प्लीज जल्दी। फर्स्ट स्मॉल फोर्स लग रहा है, मतलब स्ट्रिप में ही लग रहा है, एक सिंगल स्ट्रिप में लग रहा है। यस, सिंगल स्ट्रिप में लग रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रिप इक्वल्स टू डीएफ। अब डीएफ इक्वल्स टू व्हाट? विजय बताओ, बोल रहे थे, बताओ डीएफ का वैल्यू क्या होगा? डीएफ इक्वल्स टू व्हाट? बताओ सर प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया, थैंक यू, प्रेशर इनटू एरिया। सो फोर्स इक्वल्स टू, हम लोग को क्या प्रेशर इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं फोर्स, सॉरी हाँ, प्रेशर इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स, कोई भी फोर्स अगर मैं जब बनाऊंगा तो प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो मैंने यहाँ पे जब टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रीट मैंने दिखाया, तो मैंने दिखाया डीएफ बिकॉज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिंगल स्ट्रीट। सो डीएफ इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या आया है? पी का वैल्यू क्या आया है? रो जी एच, तो मैंने यहाँ पे लिखा रो जी एच। एरिया का वैल्यू क्या आया है? डीए का वैल्यू क्या आया है? बी इंटू डी एच। ये जो एरिया है, ये एरिया एक्चुअली डीए होगा। व्हाई? बिकॉज ये पे एक सिंगल स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक सिंगल स्ट्रिप का जो एरिया निकला है वो मेरा डीए है। तो यहाँ पे एरिया डीए का वैल्यू कितना आया है? बी इंटू डी एच। तो देखो टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रीट, ध्यान देना, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रीट dF equals to P into area ब्रैकेट में dA, so is equal to rho gh into P into dH। ओके, अब मैंने क्या बोला था कि एक स्ट्रिप के ऊपर टोटल प्रेशर फोर्स निकालूंगा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करूंगा। तो मैं अभी टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द होल सरफेस, अभी तक मैंने निकाला क्या? स्ट्रिप का। ध्यान से समझना सारे स्टूडेंट, ध्यान से समझना, सेमेस्टर क्वेश्चन में, डेरिवेशन में ही 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। So please, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल भी आता है वो भी कुछ 7 या 9 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सेकंड चैप्टर। सो स्ट्रिप का मुझे प्रेशर फोर्स निकल गया, तो टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द सरफेस, अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे पूछ लेना तुरंत। टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द सरफेस, सरफेस मतलब बिग सरफेस, कौन सा सरफेस होगा ये कौन सा सरफेस होगा? विजय छोड़ के कोई दूसरा कोई लड़का मुझे आंसर करो, ये कौन सा सरफेस है? शिवा, कौन सा? बिग सरफेस, जो बड़ा वाला सरफेस है, जो आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, वो सरफेस को डिफाइन किया जा रहा है। तो टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस इक्वल्स टू क्या करेंगे हम? F इक्वल्स टू, क्योंकि टोटल प्रेशर फोर्स जब मैं करूंगा तो मेरा कैपिटल F बनेगा, क्योंकि ये होल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल प्रेशर फोर्स पड़ रहा है वो कैपिटल है। लेकिन जब हर एक सिंगल स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर फोर्स पड़ रहा है तो उसका वैल्यू वो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीएफ, क्योंकि डीएफ इज वेरी स्मॉल, सो स्ट्रिप इज स्मॉल, सो डीएफ इज स्मॉल। अगर जब होल सरफेस इज वेरी बिग, सो जो टोटल प्रेशर फोर्स इज हो रहा है दैट इज कैपिटल एफ। सो कैपिटल एफ इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, कैपिटल एफ इक्वल्स टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ। सो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर डीएफ में लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ रो जीएच, डीएफ का वैल्यू रो GH B into DH, रो GH B DH, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ रो GH into B DH। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे कैसे करके हम बना रहे हैं, ठीक है? सो यहां से मैं लिख सकता हूं, ये यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं रो G ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ BH DH, रो जी इंटीग्रेशन ऑफ BH DH, क्योंकि रो तो मेरा कांस्टेंट है, जी भी मेरा कांस्टेंट है, रो मेरा कांस्टेंट है, जी भी मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि why रो इज द कांस्टेंट? because the liquid where what I am using here this is the liquid का जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट रहेगा, सो रो इज द कांस्टेंट। जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो भी मेरा कांस्टेंट वैल्यू है। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है तो वो बाहर निकल के आ जाता है। दिस इज माय रो जी, ये मेरा बाहर मैंने निकाल लिया।
बचा क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ BH DH। बट क्या होता है, अब मैं एक सवाल पूछूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, कोई मुझे बताओगे प्लीज, क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, एनीवन, एनी स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ाया गया था, बोलो शुभजीत, बोलो शुभजीत, बोलो। अब देखो आप किसी का आंसर नहीं निकल रहा है, ये गलत बात है, देखो याद करके हमेशा बोलो बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, am I right पुरंदर? यस सर। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, बार बार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बोला गया था, ये सब हमेशा समझ याद करके रखो। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, PD, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। अब थोड़ा सा फिर पुरंदर थोड़ा सा अनम्यूट करो, तुमको ही फिर पूछेंगे, पुरंदर अनम्यूट करो फिर। अगर मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स अगर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे अगर फोर्स को हटा देता हूं और मोमेंट ऑफ एरिया करता हूं, तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो, परपेंडिकुलर एरिया ना, एकदम गलत। मोमेंट ऑफ फोर्स जब हो रहा था तब लिख रहा था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो मोमेंट ये टर्म इसलिए आता है, मान के चलो एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थैंक यू वेरी नाइस, थैंक यू। मोमेंट ऑफ एरिया मतलब एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ, अगर मुझे बोला जाएगा, इन केस ध्यान दो थोड़ा सा, ये चीज थोड़ा समझने के लिए, अगर मुझे बोलेगा मोमेंट ऑफ फोर्स, मैं लिखूंगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मुझे बोलेगा मोमेंट ऑफ एरिया, मैं बोलूंगा एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मुझे बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं लिखूंगा इनर्शिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरीके से होता है, ओके, इस तरीके से होता है। एक सेकेंड, एक चीज देख कर लेने दो। Okay, so when we are calling moment, so when we are calling moment, so moment means it is the meaning of the perpendicular distance. Moment of area, so area into perpendicular distance. Moment of force, so force into perpendicular distance. इस तरीके से बनता है। Moment of area मतलब area into perpendicular distance. Moment of force मतलब force into perpendicular distance. Okay, तो अभी हम आ रहे हैं कि ये टर्म्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो रो जी तो मेरा बाहर आ गया क्योंकि वो कॉमन टर्म्स है, वो कॉमन टर्म्स है, इसलिए रो जी मेरा बाहर आ गया। रो जी इंटीग्रेशन ऑफ BH DH, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो तो रो जी इंटीग्रेशन ऑफ H, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ H इनटू BDH, रो जी इंटीग्रेशन ऑफ H इनटू BDH। ध्यान से देखना ये चीज को, ध्यान से देखना, रो जी इंटीग्रेशन ऑफ H इनटू BDH। अच्छा सौरभ, शुभजीत, यस सर। थोड़ा स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। एक ही स्क्रीनशॉट में सारा स्टूडेंट्स का नाम रहना चाहिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट शेयर कर दो इमीडिएटली। ओके, सो मैंने इसको क्या लिख रहा हूं, रो जी इंटीग्रेशन ऑफ H इनटू BDH, इसको ही मैं अरेंज करके लिख रहा हूं, सजा के लिख रहा हूं। तो देखो ये जो टर्म्स है BDH, ये जो BDH टर्म्स है, ये टर्म्स क्या देखो DA के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये जो टर्म्स है BDH, ये क्या DA के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर, मैच कर रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, रो जी इंटीग्रेशन ऑफ H इनटू DA, लिख सकता हूं। ओके, तो देखो जहां पे हम लोगों का थोड़ा असुविधा हो गया, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए बंद हो गया था। बट जहां पे हम लोग खत्म किए
कि रो जी इंटीग्रेशन ऑफ H इंटू डी ए। तो ये रो जी इंटीग्रेशन ऑफ H इंटू डी ए ये मैं कैसे लिखा, क्योंकि H इंटू बी डी एच है, ये बी डी एच कौन सा वाला टर्म है, डी ए। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एरिया इंटू पीडीए, एरिया इंटू जब परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तो उसको हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया बोल रहे थे, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस H is what, H is perpendicular distance into DA, DA for the area, DA for the area of the strip, right? DA is the area of the strip, तो DA is the area of the strip and H is the perpendicular distance। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं रो जी, मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो मेरा पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, क्या लिख सकता हूं, ये मेरा मोमेंट ऑफ एरिया है, मोमेंट ऑफ एरिया है, मोमेंट ऑफ एरिया है, राइट। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया, H into dA equals to what, H into dA equals to है moment of area, because this is my area into positive perpendicular displacement equals to moment of area। यहाँ पे H into dA is equal to moment of area, ध्यान से समझना ये चीज। तो H into dA equals to moment of area। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो तुम लोग का थर्ड सेमिस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता था कि जब इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया होता है, इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ H इंटू DA अगर ऐसा टर्म्स रहता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं रो जी ए इंटू एच बार, रो जी ए इंटू एच बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच बार, एच बार मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस। तो ये जब मोमेंट ऑफ एरिया में बनाऊंगा डीए, ये डीए का अगर इंटीग्रेशन होगा तो कैपिटल ए हो जाता है, डीए का अगर इंटीग्रेशन होगा तो कैपिटल ए होगा। मैंने बोला था कि पांचों स्मॉल पार्ट, एक स्मॉल पार्ट एरिया को इंटीग्रेशन करेंगे तो होल पार्ट का एरिया निकलता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब यहाँ से मुझे मिल जा रहा है कैपिटल ए, और इंटीग्रेशन ऑफ एच, राइट, ये एक्चुअली एच इंटू डीए, ये टर्म्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते थे a into h bar for the distance between the center of gravity and a for the whole surface area of the object, right? A is the whole surface area of the object। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से रो जी इंटीग्रेशन ऑफ h into dA, ये है मेरा मोमेंट ऑफ एरिया। और मोमेंट ऑफ एरिया को अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, किसके बेसिस में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ एरिया को मैं ये परपेंडिकुलर हाइट के बेसिस में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। और परपेंडिकुलर हाइट के बीच में जब इंटीग्रेशन करते हैं तब उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कितना है, h बार है। तो मेरा ये टर्म्स क्या है, रो जी into a into h bar। So what is the value of the total pressure force? So the value of the total pressure force on the surface equals to rho g a h bar। Am I clear, student? Student, am I clear? Is there any doubt in this part? Is there any doubt in this part, so that I will start the next topic, center of pressure? Is there any doubt? No sir। Okay, बाकी स्टूडेंट्स पुरंदर, शिवम, देवाशीष, नवीन, पिंटू, विशाल, सुभजीत, विजय, प्रदीप, एनी डाउट? नो नो सर। सर। ओके, सो थैंक यू। अब हम लोग शुरू करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर फोर्स। ये जो टोटल प्रेशर फोर्स ये मेरा डिफाइन हो गया, व्हिच इज रो जी ए इनटू एच बार। अब हम लोग डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। कैसे डिफाइन करते हैं थोड़ा देखेंगे। सो सेंटर ऑफ प्रेशर डिफाइन करने के लिए हम लोग को जो चीज सबसे ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मोमेंट्स का प्रिंसिपल हम स्टडी करवाए थे। ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर ये कौन सा फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, दैट इज माय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स का जो प्रिंसिपल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर मिलता है। नाउ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में बोला जाता है कि द मोमेंट, ध्यान देना,
प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में बोला जाता है द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस, फिर से मैं राइट डाउन कर दे रहा हूं, अबाउट एन एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस is equal to the sum of the moment of the components, about same axis, sum of the moment of the components about same axis. इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। पहले चीज कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स जब डिफाइन किए थे तब मुझे क्या लगा, मोमेंट ऑफ एरिया का कॉन्सेप्ट मुझे समझना पड़ा, राइट। जब टोटल प्रेशर फोर्स मुझे बनाना है, जब सेंटर ऑफ प्रेशर मुझे बनाना है, तब मुझे क्या बनाना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। एक में मोमेंट ऑफ एरिया और एक में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यही कॉन्सेप्ट में जब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन सरफेस या हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के लिए बनाएंगे, वो भी वहीं पे भी सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत जानना, अच्छे से समझना जरूरी है। क्या बोला है कि द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस, ये जो स्ट्रिप के ऊपर, राइट, ये जो स्ट्रिप के ऊपर जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, सारा फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स है, जिसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, जिसको हम लोग डीएफ कंसीडर कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि स्मॉल स्ट्रिप है तो स्मॉल फोर्स डीएफ। तो ये स्ट्रिप के ऊपर जितना फोर्स पड़ रहा है व्हिच इज माय डीएफ, उसका मोमेंट, स्ट्रिप के ऊपर जितना भी फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स पड़ रहा है, दैट इज माय डीएफ, उसका मोमेंट मतलब उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा, डीएफ इनटू एच, दैट मोमेंट इज इक्वल टू द sum of the moment of the components about same axis, sum of the moment of the component about same axis। मतलब ये आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल प्रेशर फोर्स अप्लाई होता है, मतलब कैपिटल एफ, ये आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज कॉल्ड कैपिटल एफ जो मेरा अप्लाई होता है, राइट, वो उसका मोमेंट मतलब F into H, इसका मोमेंट दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मतलब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन समझते हैं। सम ऑफ मतलब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। क्यों इंटीग्रेशन करेंगे? क्योंकि सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स अबाउट सेम एक्सिस। तो इसका कंपोनेंट क्या है? ये स्ट्रिप इसका कंपोनेंट है। तो स्ट्रिप का ऊपर जो फोर्स पड़ता है उसका मोमेंट, एक है मेरा स्ट्रिप, एक है मेरा आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रिप ये आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो ये स्ट्रिप के ऊपर जो मेरा फोर्स पड़ता है उसका मोमेंट का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल्स टू द कैपिटल F इनटू H स्टार। ये है मेरा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, ध्यान से और एक बार मैं रिपीट करूं, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी मेरा रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ उसका मोमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? F into H स्टार। Why it is a star? Because टोटल प्रेशर का जो पॉइंट है वो है मेरा ये P, और इसका वर्टिकल हाइट कितना है? H स्टार। तो F into H स्टार दैट इज इक्वल्स टू द उसका जो कंपोनेंट का जो ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ उसका मोमेंट का एडिशन। कंपोनेंट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ? DF, उसका मोमेंट कितना बना? DF into H, क्योंकि H इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर। इसका सम मतलब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन किया हूं। Am I clear? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स समझ में आया? यस सर। ओके बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है ना? मैं आगे बढ़ रहा हूं। डाउट होगा तुरंत पूछोगे, ओके। सो नाउ मैं क्या कर रहा हूं कि देखो द रिजल्टिंग फोर्स व्हिच इज F, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिजल्टिंग फोर्स? ये आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल रिजल्टिंग फोर्स मेरा कितना आया था अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने अभी टोटल प्रेशर फोर्स निकला व्हिच इज F। द रिजल्टिंग फोर्स A व्हिच इज एक्टिंग एट P पॉइंट, इज एक्टिंग एट P पॉइंट। कौन सा पॉइंट में एक्ट कर रहा है? इज एक्टिंग एट P। कहां पे P है? यहां पे P। तो द रिजल्टिंग फोर्स इज एक्टिंग एट P
एट ए डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस में है, कितना डिस्टेंस में है बताओ मुझे, एट ए डिस्टेंस कितना डिस्टेंस में है बताओ, जल्दी जल्दी लिखेंगे। ये P पॉइंट ड्राइंग में कितना डिस्टेंस में है, H स्टार, 8 स्टार, एट ए डिस्टेंस 8 स्टार। सो रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल A, मतलब टोटल प्रेशर फोर्स which is called the resultant force is acting at capital P at a distance 8 star from the free surface of liquid, from the free surface of liquid, free surface of liquid, okay, free surface of liquid से 8 star vertical distance में P पॉइंट के ऊपर आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल प्रेशर फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्या एक्टिंग हो रहा है, दैट इज माय कैपिटल F, ओके, दैट इज माय कैपिटल F एक्टिंग हो रहा है, ठीक है। सो हेंस मोमेंट ऑफ द फोर्स, हेंस मोमेंट ऑफ द फोर्स, moment of the force about the free surface of liquid, moment of the force about free surface of liquid, तो यहाँ पे किसको एक्सिस पकड़ रहा है, एक्सिस पकड़ रहा है इसको, ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को एक्स एक्सिस पकड़ रहा है, इस फ्री सरफेस ऑफ का लिक्विड से 8 स्टार वर्टिकल डिस्टेंस है, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 8। तो मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट एक्स एक्सिस मतलब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का, अबाउट एक्सिस एक्सिस is what is F into 8 star, is F into 8 star। तो टोटल आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उस रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट मेरा बन रहा है, वो मोमेंट मेरा बन रहा है F into 8 star, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स dF, अब मैं पहले टोटल आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के लिए बना रहा हूं, अब मैं क्या बनाऊंगा स्ट्रिप के लिए। तो फॉर द केस ऑफ स्ट्रिप और फॉर स्ट्रिप मोमेंट ऑफ dF, मोमेंट ऑफ dF, क्योंकि जब मैं स्ट्रिप कंसीडर करूंगा तो स्मॉल फोर्स कंसीडर करूंगा, जब मैं होल आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट कंसीडर करूंगा तो कैपिटल F कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूं तो dF का मोमेंट निकालूंगा, तो मोमेंट ऑफ dF अबाउट x एक्सिस, क्योंकि सेम एक्सिस बोला था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में, सो अबाउट x एक्सिस इज dF into h, okay। so now what is the value of dF, what is the value of dF, dF का क्या वैल्यू आया था, dF का वैल्यू जो पिछला मेरा जब वीडियो तुम लोग देखोगे तो इसका जो पहले जो मैं डिराइव किया था dF का वैल्यू, वो आया था मेरा रो GH, क्योंकि dF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू dA, सो प्रेशर का फॉर्मूला रो GH इनटू BDH, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, रो GH इनटू BDH इनटू H, सो रो GH इनटू BDH इनटू H, ये मेरा आया है। अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो रो G बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, रो GH BDH इनटू H मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सम ऑफ मोमेंट्स लूंगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में क्या बोला था कि टोटल आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट का जो रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब ये जो जितना भी स्ट्रिप यहाँ पे मैंने बनाया हूँ, सारा स्ट्रिप्स का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा दैट विल बी इक्वल टू द होल आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मोमेंट ऑफ फोर्स हो रहा है ये इक्वल होगा। तो मेरा यहाँ पे स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ फोर्स निकल गया, मेरा यहाँ पे आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ फोर्स निकला। तो मैं अगर स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ फोर्स को अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dF into h को h अगर करूंगा, राइट, मोमेंट ऑफ फोर्स को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मेरा क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन dF of h से रो GH into BDH into h, ये मेरा बन रहा है। तो यहाँ से मैं रो G को कॉमन ले लूंगा, क्योंकि रो तो मेरा सेम होगा, G मेरा सेम होगा, तो मेरा क्या आ रहा है, B into H into HDH, रो G निकल गया, B into H, B into H into H into H into BH, so B into H into H into DH, ये मेरा टर्म्स आया है, रो G इंटीग्रेशन ऑफ B into H into H into DH, ये मेरा टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, रो G इंटीग्रेशन ऑफ BH स्क्वायर DH, रो G इंटीग्रेशन ऑफ BH स्क्वायर DH, ओके, सो BH रो G इंटीग्रेशन ऑफ BH स्क्वायर DH, ठीक है। अब मैं देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, रो G
इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर इंटू b इंटू dh में लिख सकता हूँ। b को मैं इसके सब b को मैं पीछे की तरफ रखा, h स्क्वायर को मैं सामने की तरफ रखा। अब देखो b dh जो टर्म्स है, ये b dh टर्म फिर कौन सा टर्म को शो कर सकता है? ये जो b dh टर्म है इसको कौन सा टर्म हम लिख सकते हैं? बताओ मुझे। डी है E एरिया सर, स्मॉल एरिया। थैंक यू। रो जी इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर d, ये मैं लिख सकता हूँ bdh को, राइट? लिख सकता हूँ। अब इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर d, ये टर्म्स हम लोग कहां पे देखे थे? थोड़ा सा याद करो। इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर d, ये टर्म हम लोग कहां पे देखे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सोचो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या टर्म आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होता है इंटीग्रेशन ऑफ bh स्क्वायर d, इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर d मतलब होता है bh स्क्वायर dh, मतलब यही वाला टर्म। यहां से मैं ये टर्म्स को लिख रहा हूं, राइट? अगर ये टर्म दैट इज इक्वल्स टू रो जी इंटीग्रेशन ऑफ bh स्क्वायर dh होता है, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं I0। I0, दिस इज I0 का मतलब क्या है? I0 का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फोर्थ चैप्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। ये जो टर्म्स आया है इंटीग्रेशन ऑफ bh स्क्वायर dh और इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर dh, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं रो जी I0, राइट? तो ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फोर्थ चैप्टर में ये चीज दिया हुआ है कि ये वाला जब टर्म्स आता है इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ bh स्क्वायर dh और इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर dh, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। देखो हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ h इंटू dA, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ h इंटू dA, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ एरिया। ए मोमेंट ऑफ एरिया। और इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर इंटू dA, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये टर्म्स मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ये टर्म्स मेरा मोमेंट ऑफ एरिया होता है। तो मेरी यहां से क्या मिला? रो जी I0। यहाँ पे खत्म नहीं। देखो जब मेरा होल सरफेस के लिए मैंने फोर्स डिफाइन किया, सॉरी रिजल्ट मोमेंट ऑफ फोर्स डिफाइन किया, मेरा क्या आया? F into h स्टार। और मैं जब स्ट्रीप के लिए मैंने मोमेंट निकाला, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला, उसके बाद इंटीग्रेशन किया, तो मेरा क्या टर्म आया? रो जी I0। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में क्या बोला गया था कि द मोमेंट ऑफ सम ऑफ द ऑल मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो ये जो मेरा टर्म्स आया, ये आया मेरा सम ऑफ द ऑल मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन किया इसलिए मैंने बोला सम ऑफ द मोमेंट ऑल मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। कितना कंपोनेंट मैंने लिया? 5 कंपोनेंट मैंने एग्जांपल दिखाया हो। तो सम ऑफ द ऑल मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ये टर्म्स आया है। और the resultant force of moment of resultant force of the object, ये टर्म्स आया है। तो ये क्या बोला गया था? इक्वल बोला गया। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? देखो मैं लिख रहा हूं F into H star is equal to rho g I0। F into H star is equal to rho g I0, राइट? बट हम लोग को क्या मिला है? हम लोग को टोटल प्रेशर फोर्स से क्या मिला था? टोटल प्रेशर फोर्स से मुझे मिला था F इक्वल्स टू मिला था rho g AH बार। इसके प्रीवियस में जब टोटल प्रेशर फोर्स का डेरिवेशन किए थे तो मुझे मिला था F इक्वल्स टू रो जी AH बार। तो मैं F के जगह में ये वैल्यू तो पुट कर रहा हूं। कैसे? मैं F के जगह में पुट कर रहा हूं रो जी AH बार इनटू H स्टार इज इक्वल टू रो जी I0। रो जी AH बार ये मेरा टोटल प्रेशर फोर्स का वैल्यू आया था, राइट? और इनटू H स्टार इज इक्वल टू रो जी I0। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान देना, यहां से मैं लिख रहा हूं H स्टार, राइट? H स्टार इक्वल्स टू रो जी I0 डिवाइडेड बाय रो जी AH बार। रो जी I0 डिवाइडेड बाय रो जी AH बार। रो जी क्या होगा? कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास वैल्यू आएगा H स्टार इक्वल्स टू I0 डिवाइडेड बाय AH बार।
मुझे डिफाइन क्या करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर H स्टार का वैल्यू मुझे डिफाइन करना है। तो H स्टार का मेरा क्या वैल्यू आया, H स्टार का वैल्यू आया I0 by AH बार। आप थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर थोड़ा सा फिर से अगर हम लोग दोहराएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक चीज बोला गया था, एक क्या बोलते हैं, एक दो थ्योरम था, एक था पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। एक था पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ कि ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो मेरा स्ट्रिप है ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? पैरेलल पैरेलल है। तो अगर मेरा ये अगर पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बोला गया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बोला गया था कि I0 is equal to Ig plus AH बार स्क्वायर। याद आ रहा है ये फॉर्मूला, I0 is equal to Ig plus AH बार स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिखाया गया था, शमशद सर दिखाए थे तुम लोग, याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये फॉर्मूला था, याद आया कि नहीं? I0 is equal to Ig plus AH बार स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ये I0 के जगह में, यहाँ पे भी मेरा I0 है, I0 के जगह में मैं लिख रहा हूँ Ig plus AH बार स्क्वायर, राइट। I0 मतलब क्या है? I0 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्सिस, I0 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्सिस, Ig है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। I0 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्सिस, Ig है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने क्या किया, I0 की जगह में ये वैल्यू पुट सकता हूं। सो H स्टार इज इक्वल टू Ig प्लस AH बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय AH बार। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा क्या आएगा, H स्टार इक्वल्स टू Ig बाय AH बार, Ig बाय AH बार प्लस AA कट जाएगा तो मेरा आएगा H बार। तो H स्टार का जो वैल्यू आया, H स्टार का वैल्यू आया H स्टार इक्वल्स टू Ig बाय AH बार प्लस H बार। सो मुझे डिफाइन क्या करना है, टोटल प्रेशर फोर्स। टोटल प्रेशर फोर्स का वैल्यू आया था F इक्वल्स टू रो जी H बार, और मुझे निकालना था सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का वैल्यू आया H स्टार इक्वल्स टू Ig बाय AH बार प्लस H बार। मोमेंट ऑफ ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। अगर याद नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला प्लीज जब तुम लोग शमशद सर का थ्योरी ऑफ मशीन का क्लास करोगे तब शमशद सर को बस एक बार बोलोगे तुम लोग कि सर एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देने के लिए ये टॉपिक को, डेरिवेशन को थोड़ा सा रिवीजन कर देने के लिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ से यहाँ पे मैंने पुट किया I0 की जगह में वैल्यू, I0 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड Ig है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। I0 का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, Ig बाय AH बार किया प्लस AH बार स्क्वायर बाय AH बार किए, तो वहां पे कैलकुलेशन करके आया Ig बाय AH बार प्लस AH बार। ओके, सो नाउ दिस इज द होल डेरिवेशन। टोटल प्रेशर फोर्स का डेरिवेशन पहले था, सेंटर ऑफ प्रेशर का डेरिवेशन ये है। सो दिस इज द होल डेरिवेशन ऑफ द ऑफ द वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। अगर तुमको सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज डिस्क्राइब द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और प्लीज डिराइव द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और व्हेन द वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड, तो तुमको टोटल प्रेशर फोर्स का भी डेरिवेशन शो करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर का भी तुमको डेरिवेशन शो करना पड़ेगा। ये कुछ 8 या 9 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है। तो ये लाइव क्लास मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा और इसको YouTube पर लिंक को मैं WhatsApp ग्रुप में तुम लोगों को शेयर कर दूंगा। इसको अच्छे से देखना, बार-बार देखना, ताकि ये डेरिवेशन में कहीं पे भी थोड़ा सा भी तुम लोग जब अपने से प्रैक्टिस करोगे कोई गलती ना हो। Now please tell me if do you have any doubt regarding this part? Do you have any doubt?
Please ask me. Purandar, Shivam, Naveen, Vishal, Subhojit, Vijay, Pradeep, Saurabh, Shankar, Rahul, Abhay, Abhimanyu, Aditya. Any doubt? And मैं और भी जो स्टूडेंट्स क्लास में हैं, any doubt? किसी को कोई डाउट है? बोलो अभिमन्यु. नो सर. ओके. बाकी स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है? नो सर. ओके. नो सर. ओके. सो ओके. थैंक यू. सो ये लाइव क्लास को मैं लाइव क्लास का लिंक YouTube में अपलोड कर दूंगा और शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में. अच्छे से इसको घर में समझना, देखना, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और नेक्स्ट डे हम लोग वर्टिकल प्लेन के जगह में इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के लिए हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए डेरिवेशन देखेंगे और इसका रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल से वो क्लास कंप्लीट करेंगे. ओके. सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास एंड स्टडी दिस वीडियो लेक्चर वेरी केयरफुली. थैंक यू. और 19th को असाइनमेंट का सबमिशन का डेट है, याद रखना. 19 जून को असाइनमेंट 2 सबमिशन का डेट है, उसको सबमिशन कर देना मूडल में. ओके. सो थैंक यू एवरीवन. मूडल का साइट नहीं खुल रहा है सर. हाँ, मूडल का साइट नहीं खुल रहा है, आज नहीं खुला है शायद, अभी थोड़ी देर पहले अभी ऑफ था, लेकिन अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा. ठीक है सर. ओके सर. अपने असाइनमेंट रेडी करके रखो, जब भी मूडल ओपन होगा उस तारीख के पहले उसको सबमिशन कर देना. ओके. यस. ओके सर. थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास. बाय. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू. बाय.